कल बाबा की उंगली को थामी चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊँगी। नमस्कार, मैं उर्वशी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका युव तरंग में। और आज युव तरंग में जिस विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूँगी वो है बेटियाँ, जीवन का वरदान। दोस्तों, अक्सर भारत में लोग धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर उनको ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करनी होती है तो वो माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, और अपने शत्रुओं को हराना है तो वो माँ काली को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बेटियाँ देवियों के रूप में उन्हीं के घर में जन्म लेने वाली होती हैं तो ये बात उनको नागवारा होती है, और इसीलिए वो पेट में ही, वो गर्भ में ही उनकी हत्या कर देते हैं। आज ये कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध बन चुका है, एक ऐसा घिनौना अपराध बन चुका है जिसकी जड़ें बढ़ती ही जा रही हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जैसी कुछ योजनाएं सरकार ने जारी की हैं। और इन्हीं कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैं शुरुआत करती हूँ मिसेस मारुति जोशी जी से, जो कि एडिशनल एसपी रह चुकी हैं। उसके बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगी दीप्ति कुशवाहा जी से, जो कि RAS ऑफिसर हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं मंजू बंधमार जी, जो कि विधायक हैं जायल की। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा मिसेस जोशी, आप हमें बताइए कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये क्या है? देखिए, जैसा स्कीम जिस तरह से उससे समझ में आ रहा है, उसके नॉमेनक्लेचर से ही हम समझ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेसिकली महिला, मतलब गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड को एनहांस करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को और उसको एम्पावर करने के लिए इस तरह का एक फोकस डाला गया है, जिससे कि घरों में जब हम सेलेक्ट करें कि हम आज फैमिली प्लान कर रहे हैं और हमारे क्या होगा, बेटी होगी या बेटा, तो अगर समाज में, देश में, परिवार में बेटी को लाने का माहौल अच्छा होगा, बेटी को लाने पे सेलिब्रेशन होगा, बेटी को पाने पे खुशियाँ होंगी, तो बेटी को पाना हर माता पिता ये चाहेंगे कि हमारे बेटी हो। जी बिल्कुल। तो इस योजना के पीछे लक्ष्य ये है कि ऐसा माहौल बने समाज में, परिवार में, देश में, ऐसा माहौल बने जिससे कि बेटी को पाने के लिए हम सब इच्छुक हों, हम ललायत हो, ना कि उसको, जैसा कि आपने बताया कि उसे आने से पहले ही उसे गर्भ में ही ख़त्म करने का हम सोचने लग जाएं। ये सोच बदलने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है कि किस तरह से बेटियों को बचाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए। पढ़ाने का मतलब उन्हें एम्पावर करना, कहीं ना कहीं वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उन्हें आगे बढ़ के देना है, उसके लिए वो सक्षम बने। इसलिए ही एक योजनाएं बनाने का मकसद यह होता है कि जो समस्या समाज में है उससे हम निदान पा सकें। तो लक्ष्य ये है कि बेटी होने को, बेटी के लालन पालन को और बेटी के माँ बाप होने में हम सभी गर्व करें, और हम उन्हें बहुत उत्साह और उल्लास से उनके आगमन की प्रतीक्षा करें और उन्हें पाले पोसे और बड़ा करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज़ का उद्देश्य क्या है कि सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? देखिए, सदियों से ही हमारे यहाँ से, वैदिक काल से यदि देखा जाए तो महिलाओं को समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त था और सम्मानजनक तरीके से उन्हें देखा जाता था, माना भी जाता था उनको। लेकिन धीरे धीरे समाज में कुरीतियाँ फैलती गई और महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिन सम्मान की हम आशा करते थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे इस तरह का महिलाओं के प्रति अत्याचार होने लगे, और एक समय तो ऐसा आ गया, जैसा आपने देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना लॉन्च करी है हरियाणा में, उसमें मेन उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हरियाणा के अंदर लैगिंग जो असमानता थी वो फैलती जा रही थी, और पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि बीबीपुर गांव के एक छोटे से गांव के एक सरपंच द्वारा अपनी बेटी के साथ में सेल्फी लेकर और उसे फेसबुक पे डाला गया, और सोशल मीडिया द्वारा उसे बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ था, और उस चीज को लोगों ने बहुत ही महत्व दिया, उसे पसंद किया गया। तो उस चीज़ के आधार पर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि किस प्रकार बेटी को बचाया जा सके और बेटी को पढ़ाया जा सके, बेटी को समाज में आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की
योजना जी, को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के और मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य था कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और जो गर्ल चाइल्ड है उसको बचाने के लिए, जैसे हमारे समाज में जो दिन प्रतिदिन कुरीतियां फैलती जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की जो ये सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कि हमारे समाज में बेटियां होगी तब हमारी जो संस्कृति जो है वो आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीप्ति जी, आप हमें बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को कैसे पढ़ाने में मदद कर रही है? जैसा कि आपको इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है जी। कि बेटियों को बचाने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने का भी हमारा उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत निहित है। बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं तो हम उनका विकास सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और ये बेटी पढ़ाओ इसीलिए इसमें साथ जोड़ा हुआ है कि हमने अभी तक महिलाओं की शिक्षाओं पर इतना ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा हमारे परिवार में, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की परिवार में जो रोल होता है, भूमिका इतनी सीमित समझी जाती है कि उनको पढ़ाना या न पढ़ाना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति या उनकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, या आवश्यक नहीं समझा जाता। इस योजना के माध्यम से हम समाज में एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं और सबको मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी को बचाने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए उसको पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ के अंतर्गत कोई योजना सरकार ने बनाई है ताकि बेटी को पढ़ाया भी जा सके? हाँ, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक इसी का पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने की स्कीम लॉन्च की है। तो इसमें जो भी पेरेंट्स है बेटियों के, वो बेटी के जन्म से लेकर के 10 साल तक वो जब होती है तो पोस्ट ऑफिस में, अकाउंट में, बैंक में, जहाँ भी उन्हें सुविधा है वहाँ पर उसके नाम से एक अकाउंट खोल सकते हैं। हर साल पेरेंट्स को उसमें 1000 की राशि अपनी ओर से जमा करानी होगी। इसमें उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव ये है कि और किसी बैंक में अगर वो अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खोलते हैं जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होती है वो मिलती है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत उनको 9.2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा इंसेंटिव है उनके लिए। और ये अकाउंट जब तक वो बेटी 21 साल की नहीं होती तब तक वो कंटिन्यू रहता है और वो उसकी मैच्योरिटी डेट है लड़की के 21 साल के होने तक। तो इस चीज़ के लिए कौन कौन से बैंक्स को ऑथराइज किया गया है ताकि वो इस फंड को रिलीज़ कर सकें और ये लोन दी सकें? सभी कॉर्पोरेशन बैंक्स वगैरह हैं वो इसके लिए किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिर्फ HDFC जो बैंक्स है वो इसके लिए अलग रखा गया है, बाकी किसी भी बैंक में जो है आप अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इस योजना का जो लाभ है, हर व्यक्ति उस योजना का लाभ उठा सकता है। एनआरआईज जो है, फॉरेन कैंडिडेट्स, एनआरआईज को इस योजना से अलग रखा गया है। अच्छा, तो HDFC की जो बैंक है सिर्फ उसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंतर्गत नहीं लिया गया है, बाकी आप किसी भी बैंक में जाके सुकन्या समृद्धि अकाउंट अपनी बेटियों के लिए खुलवा सकते हैं। तो आप हमें बताइए मिसेस जोशी कि ऐसा कोई एक्सीडेंट जो आपके दिल को छू गया हो, आप इसी क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियों के केसेस होंगे, तो ऐसा कोई जो आपके दिल को छू गया हो? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज हम इस मंच पे हम 4 महिलाएं हैं जी, चारों महिलाएं हैं, तो हम कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी की बेटियां हैं। जी बिल्कुल। और जब हमें बेटियों के रूप में समाज में आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिला जी, तो बेटी के रूप में प्रोत्साहन मिला, तो आज हम समाज में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट हमारे स्किल्स का, हमारे टैलेंट का हम कर पा रहे हैं। तो पहले तो यही बात है कि बेटी के रूप में हमें कैसा अपब्रिंगिंग, पालन पोषण हुआ। तो जो आज हम बेटी बचाओ, मैं अपने खुद के जीवन का ही आज अनुभव अगर आप परमिट करें तो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सही है कि बहुत जब हम पुलिस में आए, जब मैं पुलिस में आई तो उस समय राजस्थान पुलिस में RPS लेवल पर महिला अधिकारी सिर्फ एक थी जो IPS बन गई थी, और उस समय उस कैडर में RPS में कोई भी महिला अधिकारी नहीं थी जी। ये वर्ष 1997 की बात है।
तो जब मैंने कंपटीशन फाइट करके मैं आरएएस का एग्ज़ाम दिया और मैं आरपीएस मैंने चूज़ किया था, आई हैड चोज़न, उस समय चूज़ नहीं करते थे, ये मुझे बाद में पता चला कि महिला कैंडिडेट्स आरपीएस को अपना चॉइस नहीं देती हैं। तो मैं पुलिस में आई 97 में, तो आई बिकेम एन आरपीएस ऑफिसर। तो जब ये मुझे पता चला कि आपको तो पुलिस मिला है, तो इट वाज अ थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि पुलिस में मैंने भर भी दिया था और मुझे पता नहीं था कि मेरा पुलिस में आ जाएगा। तो जब पूछा भी और कौन पुलिस ऑफिसर, तो बड़ा स्ट्रेंज एक फैक्ट सामने आया कि उस समय 97 में आरपीएस में कोई भी महिला अधिकारी नहीं थी एंड मैं पहली ही महिला अधिकारी, अकेली महिला अधिकारी थी। मेरे से पहले एक महिला अधिकारी थी, वो 20 साल पहले थी और फिर वो आईपीएस बन गई थी। तो मुझे जब अपने लुक फॉरवर्ड करना पड़ा कि मैं किससे जाके राय लूँ या गाइडेंस लूँ, तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आया। तो उस समय मेरे पेरेंट्स के और हमारे सामने एक डिलेमा हुआ कि ये क्या नई चीज़ है और क्या मुझे इस चीज़ में जाना चाहिए या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब तरफ से ये फ़ोन आते थे कि पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए नहीं है, तुम दूसरी नौकरी कर लो, तुम्हें आसानी से कोई और नौकरी मिल जाएगी। आपके पेरेंट्स भी आपको यही बात कहते थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा ये बात। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे पालन पोषण में ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हम लड़की हैं या लड़का, मतलब कि न तो हमें एक्स्ट्रा ये प्रोटेक्शन मिला कि हम लड़की हैं, न एक्स्ट्रा ये कहा गया कि तुम लड़की हो तो तुम ऐसे करो। हम इट वाज अ वेरी इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, कि जिसमें एक इंडिविजुअल के रूप में आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप एक व्यक्ति हैं, आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, आप कुछ करिए, कुछ दिखाइए, कुछ करिए, जो आपका मन करे आप अच्छे से करिए, अपने टैलेंट को आगे लाइए, अपने स्किल्स को आगे लाइए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा, बट मैं बता रही हूँ कि समाज में ये बहुत प्रेशर आया कि आप दूसरा चॉइस कर लो, आप कर सकते हो उस लेवल पर। बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि उस समय मेरी मदर ने एक बात बोली। मेरी मदर से मैंने जब कहा कि मैं चली तो जाती हूँ पुलिस में, बट वहाँ पे एक भी महिला अधिकारी नहीं, तो मैं काफ़ी बोर हो जाऊँगी, मेरा कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, विच इज़ ट्रू, क्योंकि आपके कोलीग्स में आप सोचते हो कि महिला भी हो तो आप अकेलापन फील कर सकते हो। तो मेरी मदर ने बोला कि तुम जाओगी तो हो सकता है और लड़कियां भी आ जाएं। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आज आरपीएस कैडर में अराउंड 40+ महिलाएं हैं, और मेरी नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद सरकार ने 20% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया। जी, आरक्षण दिया स्टेट सर्विसेज में, विमेन के लिए 20%। जी, और सर्विसेज में 10% था। मतलब उनका भी ये सोच था कि महिलाओं को पुलिस के अंदर आने में प्रोत्साहन मिले। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि आज हमारा कैडर बहुत बढ़ गया है। तो और जब भी मैं नौकरी में जाती थी शुरुआती सालों में गांव में, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि महिलाएं मुझे छूती थी आके वर्दी में और ये कहती थी कि महिला पुलिस, ये महिला पुलिस है क्या। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जब आप जाते हो। एंड एक्चुअली जब आप व्हेन यू आर एम्पावर्ड, व्हेन यू आर वर्किंग इन द सोसाइटी, आप समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते, जैसे मैम कर रही हैं या दीप्ति कर रही हैं, तो हम जब जाते हैं तो बहुत सी महिलाओं को ये एक अपने आप ही इट्स अ सटल काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, इट्स अ सटल काइंड ऑफ अ मैसेज गिवन इन सोसाइटी। और उसी तरह से फिर वो बेटी पर भी आ जाता है कि जब आप एक महिला को पावरफुल पोजीशन में देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी बेटी को पाऊं और उसको बढ़ाऊं। जी, यानी कि आपके पेरेंट्स ने आपको अब बेटी के समान समझा, इसी वजह से आप पुलिस में आई। नहीं बेटी, हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब बेटी को वैसे ही पाला जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को पालना चाहिए। बेटी बेटा का कोई फर्क नहीं समझा और ना ही सोचा, ये आप बताना चाहती हैं हमारी जनता को। और पुलिस में आना ही नहीं, बेसिकली कोई भी हम काम करें, मतलब समाज में आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप अधिकारी हो, तो आपको एज ए इंसान वर्क करना चाहिए। आपको लड़का और लड़की के बीच का फर्क नहीं देखना चाहिए। मतलब अपने बच्चों को हम बेटी और बेटा ना मान के बेटियों को भी वैसे ही प्रोत्साहन दें जैसा बेटों को दिया जाता है, जैसे समाज में है। और वो परसेप्शन खत्म हो कि बेटी हो गई तो हम कहीं कमजोर हो गए समाज में। ये एक सोच बहुत रहता है कि बेटी होने पर कि हम समाज में कमजोर हैं। तो वो फीलिंग ना आए हमारे अंदर। बिल्कुल सही। वो तभी होगा जब समाज में हम बेटियों को प्रोत्साहित होते हुए, जैसे ये प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम से देखेंगे। जी, तो आपका क्या कहना है कि गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? पढ़ाई करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये चाहे बालक हो चाहे बालिका,
समाज में स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही पढ़ना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़की क्या करेगी पढ़ के, इसको एक सिंपल सी डिग्री दिला देते हैं शादी के लिए, इसको आगे की पढ़ाई नहीं करवाते, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? इसका बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि हम लोगों ने, हमारी मानसिकता में ऐसा है कि उनकी जो भूमिका है वो केवल घर तक सीमित है या घरेलू कामकाज तक, परिवार और अपने घर की देखभाल तक सीमित है। ऐसा बहुत सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं वही इससे आगे नहीं सोच पाते कि इनकी क्षमताएं इससे कुछ अधिक हैं। इनको अगर हम इन पर भी इनको भी पढ़ाएंगे, इन्हें आगे बढ़ाएंगे। हम लोग लड़कियों में न तो ज़्यादा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। परिवार में भी आप देखो तो बेटे को कहते हैं तुम्हें परिवार को आगे बढ़ाना है, तुम्हें कुछ करना है। बेटियों को कहते हैं कि मोटिवेट कैसे किया जाए? इसको मोटिवेट हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। लड़कियों की शिक्षा पर अगर हम एक्टिवली ध्यान देंगे और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहेंगे, योजनाएं आती रहेंगी, तो ये क्लियर कट मैसेज है सभी के लिए कि बेटियों को पढ़ाना भी आवश्यक है, परिवार के लिए भी, समाज के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम उनको पढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हें भी हम प्रोत्साहित करें कि उनको भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना है आगे। तो मिसेस मंजू जी, आप हमें बताइए कि ये इस तरह के स्कीम्स, इस तरह के लॉज बहुत पहले से चलते आ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, कन्या को सुरक्षित रखा जाए, कन्या को पढ़ाया जाए, तो ये योजना कैसे अलग है उन सब से? ये योजना इस प्रकार अलग है कि लोगों में एक जागृति बताई जा रही है और इस योजना के बारे में हर घर घर जाकर, और जैसे कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे अन्य जो भी अधिकारी वगैरह हैं, उन लोगों को भी एक टारगेट बता दिया गया है कि आप इन योजनाओं के प्रति समाज में एक जागरूकता फैलाएं और इन योजनाओं के बारे में क्या इसके फायदा होने वाला है, किस प्रकार जिस समाज में महिलाएं आगे बढ़ेगी, बेटी को आप बचाओगे। और जो अभी आपने देखा है कि हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं आगे बढ़ रही है, जब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है तो उनसे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं कि इन योजनाओं को हम किस प्रकार से इनका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है बेटियों को आगे बढ़ाएं। तो इस चीज़ को कुछ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसी योजना के बैकग्राउंड के लिए कि पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने ये बताया कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसको एक नेशनल इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। और एक ब्रिटिश मेडिकल हेल्थ जर्नल है लैंसेट, उसमें जो एक शोध रिपोर्ट छपी है ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की, उसमें ये बताया गया कि 1980 से 2010 तक इस अवधि में भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या की गई है। ये जो आंकड़े हैं और इन्हीं के बैकग्राउंड में अगर हम अपने देश में आकर राज्यों की स्थिति देखते हैं, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो हमारे अपने आंकड़े भी लगातार जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में कन्याओं की संख्या कम हो रही है, ये हमें, हमारे लिए एक तरह से चेतावनी है कि अगर हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारे समाज का बेसिक स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें आई थिंक इस योजना में कुछ गुड्डा बोर्ड कुछ गुड्डा बोर्ड लगाने का है। वो यही बात के लिए है कि हमें हमेशा हर मोमेंट पे हम उसको रिकॉग्नाइज और रिमेम्बर करते रहें कि आज हमारे इस पंचायत लेवल पे कितनी लड़कियां हुई और कितने, आई थिंक वो उसके बारे में आई थिंक जी मिसेस मारुति ने जैसा कि बताया गुड्डा गुड़िया बोर्ड, तो मैं आपको बता दूं सरकार ने हर पंचायत को एक गुड्डा गुड़िया बोर्ड लगाने का बोला है, जिसका केवल एक उद्देश्य है चाइल्ड सेक्स रेशियो दिखाना कि उनके गांव में कितनी लड़कियां लड़कों की अपेक्षा पैदा की जा रही है। और यही नहीं, सरकार ने उस चीज़ के लिए एक रिवॉर्ड भी फिक्स किया है। तो आप हमें बताइए कि सरकार क्या रिवॉर्ड देंगे और किस तरीके से वो रिवॉर्ड वो गांव वालों को देंगी? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए भी इस प्रकार की योजनाएं चला रखी है और जिस प्रकार से ये गुड्डा गुड़िया की जो बोर्ड है उसके द्वारा पंचायत स्तर पर उनको सम्मानित किया जाएगा कि जिस प्रकार से ये जो जेंडर असमानता जो हमारी बढ़ती जा रही है उसे किस प्रकार से हम दूर किया जा सकता है और बालिकाओं की संख्या को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। और हर व्यक्ति यदि पंचायत में जाकर ये देखता है कि हमारे गाँव में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में बहुत कम है, तो वो खुद उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए
बिल्कुल और सही पंचायत कहा स्तर पर उसको सम्मानित भी किया जाए। और उसके अलावा उस गांव को 1 करोड़ रुपए का इनाम भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो दीप्ति जी, आप हमें बताइए कि जब हम पूरी बात करते हैं पढ़ाई की और अनपढ़ लोगों की, तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं कि उन लोगों को लड़कों की ज़्यादा चाह होती है। तो क्या ये चीज़ सिर्फ अनपढ़ों में है या फिर पढ़े लिखे लोग भी आजकल इन चीज़ों की तरफ अग्रसर हैं? जो आंकड़े हमें बताते हैं उससे ये तथ्य बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि अनपढ़ लोगों में कन्या भ्रूण हत्या का चलन ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम अपने देश की राजधानी की तरफ देखें तो पिछले दिनों वहाँ के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहाँ प्री बर्थ सेक्स सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली हरियाणा से लगा हुआ ही है जी। वहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 876 है नई दिल्ली का, अगेंस्ट एवरी 1000 बॉयज़। ये और ऐसा इसलिए है, ऐसा नहीं है कि वहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर इसकी सुविधा ज़्यादा है। बिल्कुल। तो सेक्स सिलेक्शन केवल अनपढ़ लोगों में नहीं है, ये अर्बन एरियाज के पढ़े लिखे लोगों क्योंकि में उन भी लोगों है। को सुविधाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी है, इसलिए वो इस क्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनको इस टेक्नोलॉजी का भी पता है, उनके पास एक्सेस भी है इसके लिए, और वो अफोर्ड भी कर पाते हैं। तो आप हमें बताइए कि फीमेल फर्टिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए ऐसे क्या लॉज बनाए गए हैं, ऐसे क्या पनिशमेंट्स बनाई गई हैं? PCPNDT एक्ट जो था उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए उसके लिए जो हमारी जो राज्य सरकार है उसके द्वारा एक इम्पैक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे। और 7000F जो फॉर्म है उसकी डेली चेक किया जाता है कि कितने आपके यहाँ चेक वगैरह हो रहे हैं, और उस एक्ट की प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए कि किस प्रकार इस एक्ट को अमल में लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा है, या कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार की जाँच की जाती है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो मिसेस जोशी, आप हमें बताइए कि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो ये लॉज तोड़े जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और वो एक्शन कितना इमीडिएट होता है, कितना तुरंत होता है? वो नहीं, देखिए PCPNDT एक्ट जो है उसके तहत हमारा राजस्थान पुलिस में वी हैव अ पुलिस स्टेशन, जिसको PCPNDT एक्ट पुलिस स्टेशन कहा जा रहा है। एक पुलिस स्टेशन है जिसपे पुलिस के ऑफिसर्स हैं इंस्पेक्टर लेवल के एंड बिलो, सो दैट वो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें और इनमें कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा एक एडिशनल SP लेवल के ऑफिसर हैं, वो प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो एक्ट के अंदर प्राधिकृत अधिकारी होता है, जो इन केसेस में एक्शन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो CMHO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है CMHO, वो भी प्राधिकृत अधिकारी हैं इस बैंक में। उसी के लेवल पे एडिशनल SP हैं, वो भी प्राधिकृत अधिकारी जो पूरे राजस्थान में इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो डिकॉय मतलब डिकॉय ही वर्ड है, मतलब कि हम कुछ किसी को बोगस कस्टमर बना के, और वी कैन गो टू द वेरियस डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स एंड देन इफ देयर इज अ केस मेड आउट then we can register a case like this। यानी कि आप लोग कस्टमर बन के जाते हैं, मतलब डिकॉय कस्टमर बन के जाके देख के कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो वो एक प्रिवेंटिव एक्शन है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं। दूसरा है कि प्रोएक्टिव एक्शन है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्शन लेना, क्योंकि प्रिवेंटिव में तो हम सिर्फ प्रिवेंट करेंगे, जब वहाँ जाएंगे वहाँ हो रहा होगा। प्रोएक्टिव एक्शन में ये इन लोगों की एक टीम है, ये रूटीनली हर मंथ रूटीन सर्वेज करते हैं ये डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स के रैंडमली, और वहाँ पे जाके वो चेकलिस्ट में चेक करते हैं कि वो सब चेकलिस्ट जो उनको दे रखी है, डिस्प्ले है या नहीं, ट्रैकर बोर्ड है या नहीं मशीन में, इस तरह का ये जो इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर बता रहे हैं उसका एक इनका वो सिस्टम्स है, दे हैव अ चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट वो इमेजिंग मशीन वाला कर रहा है या नहीं, अगर वो नहीं कर रहा है कुछ फॉलो, तो दे मेक अ केस एंड पुट इट अप बिफोर अ बोर्ड। वो बोर्ड फिर ये डिसाइड करता है कि इसमें एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए। इस तरह से बेसिकली एंड रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है वैसे करके वो PCPNDT एक्ट में वी आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस एरिया ऑफ प्रिवेंटिंग फीमेल फीटिसाइड, बट इट इज़ अ वेरी 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 सेंसिटिव मैटर विच इज इन द 4 walls ऑफ योर हाउस। सो इट्स लाइक एनक्रोचिंग, एक तरह से हम एनक्रोच भी कर रहे हैं, बट हमें बिकॉज ऑफ द स्क्रूड सेक्स रेशियो दैट इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू डू इट। We are actually, you know, we तो यानी कि आपके कहने का इतना मतलब है कि एक्ट तो अपनी जगह पे है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये हैं दे कैन एक्चुअली, और समाज के लेवल पर अगर इसको मतलब हम ये क्यों नहीं करें कि कभी ऐसा समय आए कि
एक कपल खुद ही डिसाइड करे कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वी शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट सिनेरियो। यहाँ तो मैं, जी। वो ये योजनाएं ही ला सकती हैं। मतलब समाज का माहौल, ये योजना समाज ही में बदल योजना सकती से है। समाज में जो माहौल बनाना है, जी। बेटी को वेलकम करने का, जी। वो बेटी को वेलकम करने का माहौल कैसे बनेगा? वो वेलकम तभी होगा जब मैं- ये योजनाएं बहुत अच्छी से इम्प्लीमेंट होंगी। माहौल के बिल्कुल। बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बिल्कुल। अभी जो ऐसी स्थिति चल रही है कि हमारे एक जानकार हैं, उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सब तरफ लड्डू बांटे, मिठाइयाँ जी, बांटी जी। कि मेरे तो बेटी हुई है, बेटी जी। हुई है। तो लड्डू तो खा रहे थे लोग साथ में, लेकिन उन्हें ये कह रहे थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बेटा देखना होगा, कि-" नेक्स्ट टाइम। हाँ, और ऐसा ही नहीं है कि वो बार बार सबको कह रहे थे नहीं मैं तो बेटी ही चाहता था। तो पर फिर भी लोग उसको उतना सच नहीं मान रहे थे। वो सोचते थे कोई बात नहीं, आजकल का चलन है कि बेटी हो तो भी लड्डू खिलाओ, उससे अच्छा ओके। लगता है। और ऐसा नहीं है, ये सभी जगह होता है। और एक मानसिकता ऐसी है कि जैसे एक पता चलता है परिवार में एक नया मेहमान आने वाला है, जी। तो हर जना उसको ये कहता है तुम्हारे एक सुंदर सा फूल सा बेटा हो। हाँ, काम बिल्कुल वाली सही भी कह ये रहे हैं आप। कहेगी मालकिन के ये हो तो इतना अच्छा है। जी, छोटे से छोटा, हाँ, बड़े से बड़ा आदमी यही कहेगा कि चाहता है आपको कि बेटा हो तो बेटा अच्छा हो है। तो अच्छा है। तो ये हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि क्या होना चाहिए। ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द जी। लेडी ऑल्सो कि जी। मुझे अगर बेटी हो गई तो क्या होगा। एग्जैक्टली। तो देखिए- आप हमें बताइए इस चीज़ के इनिशियल फोकस क्या रखा गया था जब ये स्कीम बनी, तो इनिशियल फोकस में कौन कौन से एरियाज को रखा गया? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस पर जी। ध्यान दिया गया। जी। और जैसे कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोलने जी, के जी, लिए जी, 10 जी। जिलों को सेलेक्ट भी किया गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जब किसी परिवार में कन्या पैदा हो रही है तो वहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित एक बधाई संदेश भी जी। भेजा जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये- हमारे राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है जी। और लोगों में एक जागरूकता है कि एक महिला इतनी हायर पोस्ट पर पहुंची है। जी। तो इस प्रकार से जब महिला मुख्यमंत्री महोदय का उनके पास एक बधाई संदेश आ रहा बिल्कुल है सही तो कहा। निश्चित रूप से वो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो मैं इसी बात पे कहना चाहूँगी कि इस समय भारत के महत्वपूर्ण पदों पे महिलाएं सुशोभित है, वहीं पे कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध करके लोग इन पदों को गंदा कर रहे हैं, इस छवि को गंदा कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे देश में किरण बेदी, कल्पना चावला, वसुंधरा राजे जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा नाम दिया है, सम्मान दिया है। वहीं प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, विद्या बालन जैसी औरतों ने अपनी सुंदरता का परचम पूरे विश्व में लहराया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ जो है वो एक वरदान है, जीवन का वरदान है, उसे अभिशाप समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बेटी अच्छी नहीं है, बेटा हो तो अच्छा है। अपनी बेटियों को सम्मान दीजिए, उनको इस दुनिया में लाइए ताकि वो आपका और देश का नाम रोशन करे। इसी के साथ मैं हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ाया। इसी के साथ देखते रहिए युवतरंग। नमस्कार।